हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क वेयर नॉलेज बिगिंस टू शाइन, ताकि आपकी लर्निंग हो आसान और सुपर इफेक्टिव। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस में हमने हमारी क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को एकदम अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डील करने वाले हैं हमारी थर्ड यूनिट के साथ, जो कि है पल्स क्रॉप। ओके, तो शुरू करते हैं। सो देखिए, तो हमारी जो थर्ड यूनिट है बच्चों, वो पल्स क्रॉप के बारे में है। ओके, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बिकॉज पल्स क्रॉप ये सारी यूनिट टोटल 6 मार्क्स कैरी करती है। ओके, एंड इसमें आपको रेड ग्राम एंड ऐसे अलग अलग टाइप के क्रॉप देखने को मिलेंगे। आपको इसमें रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा क्रॉप देखने को मिलेंगे। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो पल्स क्रॉप, सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पल्स क्रॉप इन इंडियन फार्मिंग। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इस पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछेगा कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पल्स क्रॉप इन इंडियन फार्मिंग। तो ऐसा क्वेश्चन PYQ आ चुका है। ओके, एंड बहुत ईजी टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ पल्स क्रॉप इन इंडियन फार्मिंग। तो पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो जैसे कि हमें पता है, हमारे जो पल्सेस होते हैं यानी कि जो दालें होती है, दीज आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स। दे कैन बी ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हमारे जो पल्सेस होते हैं वो किसी भी टाइप की, कोई भी टाइप की वो सॉइल पे एंड कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन पे। ओके, दे कैन बी ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारी पल्सेस है तो ग्रो कर सकती है। ओके, एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। सो हमारी जो क्रॉप्स होती है वो क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, एंड दे आर लेग्यूम्स, हेंस फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो हमारी जो दालें होती है बच्चों, जनरली लेग्यूम होती है। उनके जो रूट होते हैं वो लेग्यूमिनस रूट्स होते हैं, वहाँ पर लेग्यूम होते हैं बच्चों। एंड वो लेग्यूम्स किस में हेल्प करते हैं? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे पल्सेस होते हैं, उनके जो लेग्यूम्स होते हैं बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायो में, वहाँ पर लेग्यूम्स उनके राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ओके, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे जो पल्सेस होते हैं वो लेग्यूम्स होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एंड सॉइल में नाइट्रोजन जो होता है उसे सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एंड सॉइल को तो फर्टाइल बनाते हैं। जो हमारे लेग्यूमिनस क्या बोलेंगे, हमारी जो पल्सेस होती है, दे गिव रेडी कैश टू द फार्मर्स। ओके, यानी कि फार्मर को उसे कैश मिलता है एंड दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। और जो हमारी पल्स क्रॉप होती है बच्चों, वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती है, सॉइल को फर्टाइल करती है एंड एनिमल जानवर के लिए फॉडर प्रोवाइड करती है। दे गिव एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स एंड ऑल्सो ऑन फॉरेन एक्सचेंज। हमारी जो पल्स क्रॉप होती है बच्चों, एडिशनल इनकम टू द फार्मर प्रोवाइड करती है एंड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज अर्नर का भी काम करती है। दे आर शॉर्ट ड्यूरेशनल क्रॉप। तो हमारी जो पल्स क्रॉप होती है बच्चों, वो जनरली शॉर्ट ड्यूरेशनल क्रॉप होती है एंड रिक्वायर लेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, सो हमारी पल्स क्रॉप इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है एंड उन्हें लेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कम खाद और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दे प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल दाल इंडस्ट्री, पापड़ इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे दाल इंडस्ट्री हो गया, पापड़ इंडस्ट्री हो गया, तो उनके लिए रॉ मटेरियल, ओके, पापड़ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा एंड दाल इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल जो है वो हमारे पल्स क्रॉप जो है वही तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में इंटर करता है। ओके, दे प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज दाल इंडस्ट्री एंड पापड़ इंडस्ट्री। ओके, एंड दे कैन बी ग्रोन एज ग्रीन मैनरिंग क्रॉप, एग्जाम्पल मूंग, उड़द, सोयाबीन। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन से होते हैं बच्चों? हमारे मूंग, उड़द एंड सोयाबीन ना। तो पल्स क्रॉप में ये सारे इन्हें ग्रो किया जाता है। ओके, सो बच्चों 2 मार्क के लिए से 100% क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एंड आने के चांसेस भी होते हैं। तो इजी टॉपिक है, 3 से 4 बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कवर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट खरीफ पल्सेस। तो देखिए कौन कौन से हैं खरीफ पल्सेस। तो फर्स्ट है इसमें रेड ग्राम, जिसे तुअर कहा जाता है। ओके, उसमें प्रोटीन कंटेंट, तो बच्चे प्रोटीन कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा। तो तुअर का जो प्रोटीन कंटेंट है 29% होता है। ब्लैक ग्राम
उड़ीद का प्रोटीन कंटेंट 24% आपको मिलेगा। एंड ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग में आपको प्रोटीन कंटेंट 25% मिलता है। एंड हॉर्स ग्राम यानी कि कुल्थी हल्का, इसमें इसका आपको नहीं गिवन है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये 2 का याद ना करें, बस ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनका याद कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 3 की फर्स्ट क्रॉप, जो कि हमारी रेड ग्राम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। इस पर 2 या फिर 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, रेड ग्राम पर 2 या फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेड ग्राम, जिसे हम तुअर कहते हैं, लोकल नेम क्या है उसका, तुअर। ओके, एंड इसे पिजन पे भी कहा जाता है। ओके, बॉटनिकल नेम कैजनस कैजन या फिर कैजनस इंडिकस। ओके, इसका बॉटनिकल नेम है। एंड फैमिली की बात करें तो रेड ग्राम बिलोंग टू द फैमिली लेगुमिनेसी एंड ओरिजिन इज अफ्रीका का। तो रेड ग्राम का ओरिजिन होता है अफ्रीका का। वैरायटीज़, BDN 1 रेड ग्रेन विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ एंड BDN 2 is white grain wilt resistance variety. Okay, and C11 and Sharda. So आप बस ये 4 varieties याद कर लीजिए, that is BDN 1, BDN 2, C11 and Sharda. These are the 4 varieties of red gram. Next is economic uses. Economic uses. It is an important pulse crop as well as cash crop. Okay, it fixes atmospheric nitrogen into the soil and improve the fertility of soil. Okay, तो इंट्रो में मैंने आपको जो इकोनॉमिक यूजेस के पल्सेस के पॉइंट बताए थे, अगर आप वही पॉइंट सारे पल्सेस में लिख देंगे तो सेम इनफ हो जाएगा, क्योंकि सब में सेम चीज़ें रिपीट होने वाली है। अगर कुछ अलग होगा तो वो पॉइंट को बस आपको याद करना है। ओके, इट कंटेन प्रोटीन, अल्डिहाइड, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो रेड ग्राम यानी कि हमारे जो तुअर है उसके अंदर प्रोटीन, अल्डिहाइड, विटामिन एंड मिनरल्स होता है। ऑलमोस्ट सारे पल्सेस में इकोनॉमिक यूजेस सारे पल्सेस के तो सेम ही रहने वाले हैं। तो ग्रीन सीड्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स एंड इट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू दाल एंड पापड़ इंडस्ट्री, जो कि हमने पहले भी देखा था। ब्रोकन ग्रेन एंड हस्क आर फीड टू द कैटल। ओके, ड्राई स्टॉक आर यूज फॉर मेकिंग थैचिंग मटेरियल, बास्केट एंड फ्यूल पर्पस। तो इसके जो ड्राई स्टॉक होते हैं वो थैचिंग यानी कि हंट बनाने के लिए, या फिर बास्केट या फिर फ्यूल यानी कि ईंधन के पर्पज से ईंधन के लिए यूज़ होते हैं। ओके, इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। और हमारे जो हमने देखा था कि पल्सेस जो होते हैं वो सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो लेग्यूमिनस होते हैं, वो क्या कहते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर तो सॉइल में ऐड करते हैं। तो सारे जो हमारे पल्स क्रॉप है सबके इकोनॉमिक यूजेस बच्चों सेम ही रहेंगे, तो सेम याद करने हैं आपको। तो ग्रीन पॉड्स आर कुक्ड एंड सीड्स आर ईटन। ओके, एंड हमारे पल्सेस के जो ग्रीन पॉड होते हैं उन्हें पकाकर उनके सीड को तो खाया जाता है। इट कंटेन 29% ऑफ प्रोटीन। ओके, एंड दोस्तों हमारी जो तुअर यानी कि रेड ग्राम है उसका प्रोटीन कंटेंट क्या है, तो 29% प्रोटीन कंटेंट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड क्लाइमेट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। आप एक बार देख लीजिए, pH 6.5 to 7.5 कॉमन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट सीड ट्रीटमेंट एंड सोइंग मेथड। तो सोइंग मेथड इसके 2 होते हैं, ड्रिलिंग एंड डबलिंग एंड सोइंग सीजन। तो रेड ग्राम यानी कि तुअर का सोइंग सीजन होता है खरीफ सीजन। एंड सोइंग टाइम, तुअर का सोइंग टाइम जो होता है वो जून टू 15 जुलाई तक का होता है। एंड सीड रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीड रेट आपको याद करना है। तो सीड रेट ऑफ प्योर सोल क्रॉप का सीड रेट होता है 15 to 20 kg पर हेक्टर का। एंड मिक्स्ड क्रॉप का जो सीड रेट होता है वो 6 to 9 kg पर हेक्टर का मिक्स्ड क्रॉप का सीड रेट होता है। एंड स्पेसिंग इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट। तो स्पेसिंग, सो देखते हैं स्पेसिंग। ओके, फॉर अर्ली वैरायटीज़, सो अर्ली वैरायटीज़ के लिए स्पेसिंग की जाती है 45 to 15 सेंटीमीटर पर, और मिड लेट वैरायटीज़ के लिए स्पेसिंग की जाती है 16 to 30 सेंटीमीटर पर। एंड लेट वैरायटीज़ के लिए स्पेसिंग की जाती है 75 to 30 सेंटीमीटर पर। ओके, नेक्स्ट इज, तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर स्पेसिंग देख ली, सोइंग मेथड देख लिया, एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस पर 2 मार्क के लिए इकोलॉजी पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट तुअर ग्राम, रेड ग्राम, या फिर राइट इकोलॉजी बोल के ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लाइमेट, आपको इकोलॉजी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक तो क्लाइमेट लिखना पड़ेगा एंड दूसरा उसके सॉइल लिखना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट तो कंपलसरी है। तो क्लाइमेट में क्या लिखेंगे आप, इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप, इट रिक्वायर मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन एंड अर्ली ग्रोथ पीरियड। उसके जर्मिनेशन अर्ली ग्रोथ पीरियड के टाइम पे आपको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स ब्राइट सनी वेदर ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड राइपनिंग स्टेज। तो तुअर के फ्लावरिंग और राइपनिंग स्टेज पे उसे ब्राइट सनी यानी कि धूप वाला जो ब्राइट सनी वेदर चाहिए होता है। एंड टेम्परेचर 10 से 20
डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड रेनफॉल ये याद ना भी करने तो आपको चलेगा, दैट इज 700 to 800 मिलीमीटर पर ईयर, इससे रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन नॉट बी ग्रोन इन फ्रॉस्ट वाटर लॉगिंग कंडीशन, यानी कि वाटर लॉग कंडीशन में हमारी जो रेड ग्राम है वो ग्रो नहीं कर सकती है। ओके। एंड सॉइल, तो सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल होनी चाहिए। सॉइल लाइक मीडियम हेवी ब्लैक क्ले सॉइल चाहिए। एसिडिक सॉइल इज अनसुटेबल फॉर इट्स रूट नॉड्यूलेशन। ओके, तो हमने आपको कहा था पहले कि जो हमारी पल्स क्रॉप होती है उनमें रूट में नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस रूट होते हैं, यानी कि रूट में नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो रूट नोड्यूल्स की ग्रोथ के लिए एसिडिक सॉइल में रूट नोड्यूलेशन नहीं होता है। ओके, तो उस वजह से इट इज़ नॉट सूटेबल, एसिडिक सॉइल इज़ नॉट सूटेबल बिकॉज इट इज़ अनसूटेबल फॉर इट्स रूट नॉड्यूलेशन। पीएच होता है 6.5 से 7.5 का। अब हमने सोइंग मेथड देख लिया, सोइंग सीजन, सोइंग टाइम, सीड रेट, स्पेसिंग। ओके, एंड उसके बाद देखिए बच्चों मैनर एंड फर्टिलाइज़र, इस पर भी आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसे एक बार देख लीजिए। एंड इरिगेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। सो देखते हैं अब हम इंटर कल्टिवेशन। इंटर कल्टिवेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इस पर भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसमें फर्स्ट आता है गैप फिलिंग एंड इंटर कल्टिवेशन में आपको लिखना पड़ेगा गैप फिलिंग एंड थिनिंग। तो इतने पॉइंट्स आपको इंटर कल्टिवेशन पे अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। ओके, तो गैप फिलिंग एंड थिनिंग, तो गैप फिलिंग शुड बी डन विद इन 5 to 7 days टू मेंटेन द प्लांट पॉपुलेशन। तो क्या कह रहा है वो कि प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए 5 to 7 days के अंदर आपको इसमें गैप फिलिंग करनी होगी। एंड थिनिंग शुड बी डन आफ्टर 2 to 3 weeks ऑफ सोइंग एंड मेंटेन ओनली 1 to 2 हेल्दी सीडलिंग। ओके, थिनिंग यानी कि छाँटना, कब छाँटते हैं हम? 2 से 3 वीक, यानी कि बीज बोने के 2 से 3 हफ्ते बाद। ओके, थिनिंग की जाती है और उसमें सिर्फ 1 से 2 हेल्दी सीडलिंग्स को ही रहने दिया जाता है। तो फर्स्ट हैंड वीडिंग एंड होइंग शुड बी डन आफ्टर 15 to 20 days ऑफ सोइंग, यानी कि फर्स्ट यानी कि हाथ से क्या किया जाता है कि जो हेल्दी पौधे हैं उन्हें रहने दिया जाता है, और जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं या फिर जो थोड़े से अनहेल्दी प्लांट है उन्हें हाथ से तो निकाल दिया जाता है। कब? फर्स्ट हैंड वीडिंग कब की जाती है? 15 से 20 दिन सोने, यानी कि बीज बोने के 15 से 20 दिन बाद फर्स्ट हैंड वीडिंग की जाती है। सच 1 to 2 हैंड वीडिंग एंड होइंग शुड बी डन टू रिमूव द वीड्स एंड लूज द सॉइल। ओके, तो ऐसी हैंड वीडिंग 1 से 2 बार है तो ऐसी हैंड वीडिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें सॉइल जो है वो लूज़ हो जाती है एंड जो वीड्स यानी कि अननेसेसरी प्लांट जो उग जाते हैं ओके वो भी रिमूव हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पेस्ट एंड डिसीजेस। ओके, इंपॉर्टेंट पेस्ट आपको याद करने हैं, दैट इज़ ग्राम पॉट बोरेट, पॉट कैटरपिलर, लीफ ईटिंग कैटरपिलर, दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट पेस्ट। ओके, ये आपको याद करने होंगे। तो दीज 3 आर द इम्पॉर्टेंट पेस्ट। एंड उसके बाद देखते हैं बच्चों सो यहाँ पर कुछ डिसीजेस एंड उनका नेचर और डैमेज, उनका करेक्टिव मेजर गिवन है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है विल्ट ऑफ तुअर। ओके, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। दिस इज अ सीरियस फंगल, तो सिम्टम एंड यहाँ पे करेक्टिव मेजर गिवन है। तो चलिए देखते हैं। तो सिम्टम, दिस इज अ सीरियस फंगल डिसीज ऑफ तुअर कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम उडम। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है इस पर। एंड हो सकता है कि डिस्टिंग्विश में भी क्वेश्चन पूछे। तो क्या कहा गया है कि ये विल्ट ऑफ तुअर जो है बच्चों, इट इज़ एक सीरियस फंगल डिसीज है तुअर की, विच इज़ कॉज्ड बाय द फ्यूजेरियम ओडम। ओके, इन दिस डिसीज लीव्स टर्न येलो, ड्राई एंड ड्रॉप डाउन। तो विल्ट ऑफ तुअर में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, ड्राई होकर ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। तो किसकी वजह से होता है? एक फंगल डिसीज़ है। विल्ट ऑफ तुअर क्या है? एक फंगल डिसीज़ है। किसकी वजह से होती है? फ्यूजेरियम ओडम की वजह से होती है। इन दिस डिसीज लीव्स क्या हो जाते हैं? लीव्स येलो हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ड्रॉप डाउन यानी कि फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। होल प्लांट इज ड्राई एंड डाई रूट्स ऑल्सो बिकम ब्लैक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अपना जो पूरा पौधा होता है वो ड्राई होने लगता है, ड्राई हो जाता है, उसका रूट जो होता है वो ड्राई हो जाते हैं। एंड जो रूट्स यानी कि जो रूट्स अब जो लिविंग नहीं है, जो डाई रूट्स है वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं। ओके, तो सिम्टम्स हमने देखे, एक सीरियस फंगल डिसीज़ है। व्हाट इज़ विल्ट ऑफ तुअर? इट इज़ अ सीरियस फंगल डिसीज ऑफ तुअर। किसकी वजह से होती है? फ्यूजेरियम ओडम की वजह से होती है। उस डिसीज़ में क्या होता है, तो लीव्स क्या हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एंड ड्रॉप डाउन यानी कि गिर जाते हैं। और उसमें क्या होता है? होल प्लांट ड्राई हो जाता है, डाई रूट जो होते हैं ऑल्सो बिकम ब्लैक, डाई रूट्स ब्लैक हो जाते हैं।
अब यहाँ पर गिवन उसका करेक्टिव मेजर, तो करेक्टिव मेजर क्या करना पड़ेगा, तो ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटीज़, ओके, उसके यानी कि विल्ट ऑफ तुअर, तो हमें तुअर की रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ग्रो करनी होगी, लाइक द BDN1 एंड BDN2, ओके। और क्या कर सकते हैं, ट्रीट द सीड्स विद 1% OMC लाइक एग्रोसोन, सिरासन, बेविस्टिन, थेरम, कैप्टन एक्सेट्रा, ओके, विद 3 to 5 ग्राम पर kg सीड, ओके। हमें ये मिक्स करना पड़ेगा, ये हमें सीड्स को इसे ट्रीट करना पड़ेगा, ओके। फॉलो क्रॉप रोटेशन फॉलो करना पड़ेगा, अवॉइड वाटर लॉगिंग कंडीशन, और हमारे विल्ट ऑफ तुअर से इस फंगल इन्फेक्शन से हमारी तुअर क्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हमें इसे वाटर लॉग्ड कंडीशन में ग्रो नहीं होने देना पड़ेगा, ओके। सो हमने यहाँ पे विल्ट ऑफ तुअर का सिम्टम एंड करेक्टिव मेजर देख लिया, ओके। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। ये एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ओके। इसका सिम्टम एंड करेक्टिव मेजर, तो व्हाट इज लीफ स्पॉट, तो देख लेते हैं। तो लीफ स्पॉट, दिस इज अ फंगल डिसीज कॉज्ड बाय Cercospora indica, okay. In this disease, brown colored spots are appear on the leaves and stem. तो इस डिसीज़ में क्या होता है बच्चों, लीफ और स्टेम पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं हमको, ओके। एंड दिस स्पॉट टर्न इनटू ब्लैक कलर, फिर क्या हो जाता है लीफ स्पॉट में, ये जो ब्राउन कलर के जो स्पॉट अपीयर्स हो रहे थे लीव्स एंड स्टेम पे, वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लैक कलर में दिस स्पॉट टर्न इनटू ब्लैक कलर, ओके। अब वो ब्राउन कलर के जो स्पॉट है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट अफेक्ट द क्वालिटी एंड यील्ड। तो लीफ स्पॉट की वजह से क्या होती है, हमारी जो तुअर क्रॉप है उसकी क्वालिटी एंड यील्ड अफेक्ट होती है। एंड करेक्टिव मेजर आप एक बार देख लें। अब हम देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड, इस पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सो तुअर क्रॉप की बात करें, इज हार्वेस्टेड आफ्टर 120 से 200 डेज ऑफ सोइंग। कि तुअर क्रॉप को कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो 120 से 200 डेज, सॉरी 20 नहीं 200 डेज, तो 120 से 200 डेज ऑफ सोइंग में तुअर क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन द लीव्स ड्राई एंड पॉड्स आर फुली रैपर्ड। तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है, जब लीव्स ड्राई हो जाए एंड पॉड्स यानी कि जो फ्रूट है उसके, यानी कि जो भी पॉड यानी कि हमारी जो तुअर है वो फुली रैपिड यानी कि अच्छे से पक जाए, ओके। हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग द प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल विद द हेल्प ऑफ सिकल। These plants are tied into a bundle and dried in sun for 7 to 8 days। तो प्लांट को बंडल यानी कि गट्ठर बनाकर 7 से 8 दिन तो धूप में तो सुखाया जाता है। थ्रेशिंग इज डन बाय बीटिंग विद स्टिक्स और बाय थ्रेशिंग मशीन, यानी कि थ्रेशिंग जो होती है वो स्टिक से उसे मारकर या फिर थ्रेशिंग मशीन में डालकर थ्रेशिंग की जाती है। विनोइंग इज डन टू सेपरेट द ग्रेन्स एंड चाफ, ओके। फिर बाद में विनोइंग से क्या किया जाता है, ग्रेन एंड चाफ यानी कि जो भूसा होता है उसे अलग अलग किया जाता है, ओके। यील्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज यील्ड विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यील्ड अगर हम बात करें इरिगेटेड कंडीशन की, तो फर्स्ट क्या है, इरिगेटेड कंडीशन की यील्ड आपको मिलती है 18 to 20 kg पर हेक्टर की आपको इरिगेटेड कंडीशन में यील्ड मिलती है, ओके। एंड मे बी यहाँ पर kg पर हेक्टर नहीं, इट इज़ क्विंटल पर हेक्टर है, ओके, क्विंटल पर हेक्टर। एंड रेनफेड कंडीशन के भी यील्ड बच्चों 10 से 12 क्विंटल्स पर हेक्टर की आपको रेनफेड कंडीशन में भी यील्ड मिल जाती है। एंड मिक्स्ड क्रॉप की बात करें, इसकी यील्ड मिलती है 3 to 4 क्विंटल्स पर हेक्टर की, ओके। एंड सो इरिगेटेड कंडीशन की यील्ड होती है 18 to 20 क्विंटल्स पर हेक्टर की, रेनफेड की 10 to 12 क्विंटल्स पर हेक्टर की, एंड मिक्स्ड क्रॉप की होती है 3 to 4 क्विंटल्स पर हेक्टर की। सो बच्चों मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन में आपको ये ज़रूर देखना होगा कि आपको यील्ड, जब टेबल वाले क्वेश्चन में आपको यील्ड लिखने के लिए कहता है वो क्विंटल्स पर हेक्टर में है या केजी पर हेक्टर में है, ओके। अगर यहाँ पर तो 18 to 20 क्विंटल्स पर हेक्टर है, लेकिन अगर आपको पेपर में उसने केजी पर हेक्टर में लिखने के लिए कहा तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1800 to आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1800 to 2000 1800 to 2000 kg पर हेक्टर में आपको इसकी यील्ड लिखना पड़ेगी, ओके। एंड 10 to 12 क्विंटल्स पर हेक्टर यानी कि 1000 to 1200 kg आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1000 to 1200 kg पर हेक्टर। ये जो यील्ड आएंगी बच्चों इट इज़ kg पर हेक्टर में आएंगी। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखिए 3 to 4 क्विंटल्स पर हेक्टर मतलब कि 300 to 400 kg पर हेक्टर में आपको इसकी यील्ड लिखना पड़ेगी, ओके। मिक्स्ड क्रॉप 3 to 4 क्विंटल पर हेक्टर। नेक्स्ट इज ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम वैराइटीज ऑफ ग्राउंडनट।
ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि राइट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द C11 वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट, या फिर कोई और वैरायटी के बारे में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। एंड C11 पर तो क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ लेट वैरायटी ऑफ तुअर क्रॉप। C11 is a late variety of tuber crop and it matures within 180 to 200 days after sowing. तो C11 वैरायटी हमारी कब मैचर होती है बच्चों? 180 से 200 डेज आफ्टर सोइंग। ये जो C11 वैरायटी है बच्चों, यानी कि बीज बोने के 180 से 200 दिन बाद मैचर हो जाती है। इट इज़ विल्ट रेजिस्टेंस एंड अर्ली कुकिंग क्वालिटी। ओके, तो विल्ट हमने देखा था कि विल्ट एक डिसीज़ है। ओके, तो विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी कि विल्ट ऑफ तुअर हमने देखा था। तो C11 जो है वो विल्ट रेजिस्टेंट है एंड अर्ली कुकिंग क्वालिटी है। ओके, एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पर अच्छे से आ जाती है, इन एरियाज़ में ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। एवरेज यील्ड जो होती है इसकी C11 वैराइटीज़ की 8 से 9 क्विंटल्स पर हेक्टर की इसकी एवरेज यील्ड हमें मिल जाती है। ओके, एंड C11, तो अगर इस पर 2 मार्क के लिए बच्चों अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इतने पॉइंट लिखना पड़ेंगे जो कि इनफ हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वैरायटी इज़ हैदराबाद 185। इट इज़ तुअर वैरायटी। इट इज़ लेट वैरायटी, मैचर्स विद इन 180 से 200 डेज आफ्टर सोइंग। ये C11 में हमारी 180 to 200 डेज में मैचर हो जा रही थी, एंड हैदराबाद 185 भी हमारी 180 से 200 डेज में मैचर हो जाती है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू विल्ट एंड स्प्रेडिंग टाइप रहती है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर हेवी सॉइल ऑफ मराठवाड़ा एंड विदर्भा रीजन्स के लिए रिकमेंडेड है। एवरेज यील्ड होती है 10 to 11 क्विंटल्स पर हेक्टर। 10 to 11 क्विंटल्स पर हेक्टर की इसकी एवरेज यील्ड हमें मिलती है। 10 to 11 क्विंटल पर हेक्टर यानी कि 1000 to 1100 kg पर हेक्टर। ओके, तो इसके साथ बच्चों हमारी आज यूनिट 3 की जो फर्स्ट क्रॉप है बच्चों, दैट इज़ रेड ग्राम। तो हमने रेड ग्राम को आज फिनिश कर दिया है। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।